स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार आपको डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी विषय का अध्ययन करा रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि किसी भी पाठ्यवस्तु को पढ़कर समझना। जब पाठ्यवस्तु पढ़कर समझ गए तो इसके लिए ज़रूरी है कि दो चीज़ भर के सामने आई थी। या तो हम किसी भी चीज़ के अंतर्गत या तो गद्य पढ़ते हैं या तो पद्य। ठीक, क्या पढ़ते हैं? या तो गद्य पढ़ते हैं या तो पद्य, गद्य या पद्य। अब गद्य के अंतर्गत क्या होती है? कथा, कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी इत्यादि जो भी सारी चीज़ होती है ये किसके अंतर्गत आती है? गद्य के अंतर्गत। पद्य के अंतर्गत क्या आती है? कविता। अब देखेंगे आप लोग, गद्य हो या चाहे पद्य हो, कोई भी कविता हो, कोई भी कहानी हो, वो किसी लेखक के द्वारा ही संपादित किया जाता है। तो कविता या कहानी पढ़ने से पहले हमें उस लेखक के बारे में जानना अति आवश्यक होता है। तो कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने इससे कहा है कि ठीक है, कुछ ने इसको गलत ठहराया है। कुछ शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि लेखक का परिचय बताने से समय वेस्ट होता है, आधे समय इसी में चला जाता है कि लेखक के बारे में जानने से। वास्तव में कोई भी लेखक हो, कोई भी कहानीकार हो, उसमें उसकी भाव झलकता है। कोई भी कहानी कहेगा, कोई भी कविता कहता है तो उसमें उसके जीवन से संबंधित उसके विचार उस कविता में, उस कहानी में प्रभावित होते हैं। तो कोई भी कहानी या कविता कहने से पहले हमें उस लेखक के बारे में जानना अति आवश्यक है कि वो लेखक वास्तव में क्या पहले से ही ऐसा था। देखिए, लेखक के बारे में जानने से लेखक के व्यक्तित्व के बारे में, लेखक की पिछली जिंदगी के बारे में, कि वास्तव में वो पहले साधारण व्यक्ति था कि जो हर व्यक्ति, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी व्यक्ति संघर्ष के द्वारा ही वो ऊंचाई पर पहुंचता है। यानी फर्श से अर्श तक किन परिस्थितियों में पहुंचता है उसके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो लेखक हो, चाहे कहानीकार हो, चाहे कविताकार हो, कोई भी व्यक्ति होता है तो उसके जानने में अति आवश्यक होता है। ठीक, तो आइए हम लोग पाठ्य पुस्तक के प्रमुख कवियों और लेखकों का सामान्य परिचय क्या पढ़ें? सामान्य परिचय। किसके? पाठ्य पुस्तक के प्रमुख कवियों लेखक का सामान्य परिचय। जो भी हम लोग पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं उसमें जो जो कवि हैं, जो भी लेखक हैं, उनका सामान्य परिचय अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है उन्होंने किन परिस्थितियों में रचनाएं की हैं। तो देखिए, हमने भी कहा कि कुछ शिक्षा शास्त्रियों की राय है कविता पढ़ने से पूर्व कवि परिचय अवश्य देना चाहिए। इससे क्या होता है? कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य प्रमुख रहे। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या हो? प्रमुखता से रहे, गौड़ ना हो, दूसरे स्थान पर ना हो। और इससे लेखक के संघर्षों के बारे में पता चलता है। ठीक, तो आइए देखिए क्या क्या चीज़ें जानने आवश्यक है लेखक के बारे में। सामान्य जानकारी ले लें। पहला है जन्म स्थान, कि वास्तव में लेखक का जन्म स्थान कहाँ है, किस प्रदेश में है, किस देश में है, किस जिले में है। तो उससे क्या होता है जन्म स्थान से, कि वास्तव में वहाँ का प्रकृति क्या थी, वहाँ का वातावरण क्या था। तो पहला स्टेप हमारा है जन्म स्थान, यानी लेखक के जन्म स्थान के बारे में जानना। ठीक, कि किस प्रदेश में हुआ था। दूसरा है जन्म तथा मृत्यु, लेखक का जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था, किस शताब्दी में हुआ था, किस तारीख में हुआ था। तथा मृत्यु, यानी लेखक का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था,
इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वास्तव में लेखक ने कितने समय में ये सफलताएं अर्जित की, उसको कितने समय में वो अपने आप को समाज के सामने रखा। तो जन्म तथा मृत्यु, लेखक के जन्म तथा मृत्यु के बारे में जानना अत्यधिक आवश्यक है। तीसरा है पारिवारिक परिचय। किसी भी व्यक्ति के पीछे उसके परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना परिवार के सपोर्ट का बहुत विरले ही होते हैं जो आगे बढ़ते हैं। तो पारिवारिक परिचय, वास्तव में क्या वो प्रतिभावान धनी था तो उसके परिवार भी वैसे थे, परिवार भी प्रतिभावान था। कभी कभी देखते हैं कि सामान्य परिवार के व्यक्ति बहुत प्रतिभावान व्यक्ति बन जाते हैं। तो ये क्या था? पारिवारिक परिचय। पारिवारिक परिचय के बाद शिक्षा दीक्षा, वास्तव में उसने कहाँ तक अपनी शिक्षा ग्रहण की, किन परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण किया। नेक्स्ट है व्यवसाय। उस लेखक या उस कवि का व्यवसाय क्या था? क्या यही व्यवसाय था शुरू में ही कि किन परिस्थितियों में उन्होंने, भाई आज लेखक हो चाहे कहानीकार हो, ये भी एक व्यवसाय बन गया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग कविता और कहानी जो भी कहते थे वो मनोरंजन के लिए करते थे, लेकिन यही मनोरंजन धीरे धीरे उनका क्या हो गया? व्यवसाय बन गया। आज भी लोग हैं, हर व्यक्ति कहानी कहता है, हर व्यक्ति गाना गाना चाहता है, लेकिन किसके दृष्टि से? एक मनोरंजन के दृष्टि से। उसी में किसी का सुर ताल अच्छा लग गया तो लोग कहते हैं कि यार अब मनोरंजन छोड़िए, अब इसको आप अपना एक व्यवसाय बना लीजिए। क्यों? क्योंकि आप जो ये मनोरंजन है, जो ये गद्य है, यह कहानी है, उसमें आप निपुण हैं। आपके पास मान लीजिए कोई कवि बनना चाह रहा है, चाहे हास्य कवि हो चाहे करुण रस हो, जो भी हो। मान लीजिए कोई गीतकार बनना चाह रहा है, कोई संगीतकार बनना चाह रहा है, तो उसमें क्या होते हैं? उसके उस चीज़ के अंदर वास्तव में जो गुण दिखाई पड़ते हैं, क्या वो गुण है? अगर वो गुण, देखिए हर व्यक्ति के अंदर हर गुण नहीं पाया जाता है। हर व्यक्ति के अंदर हर गुण नहीं पाया जाता है। जैसे कोई अच्छा कहानीकार होगा तो जरूर नहीं है कोई अच्छा गीतकार होगा, एक अच्छा संगीतकार होगा, एक अच्छा, ठीक। अगर कोई एक अच्छा संगीतकार है, जरूर नहीं है कि एक अच्छा कहानीकार ही हो, एक अच्छा कवि ही हो। तो ये चीज़ होती है। तो होता है व्यवसाय। जीवन का प्रमुख घटनाएं। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे कुछ न कुछ घटनाएं अवश्य होती हैं। हर व्यक्ति, चाहे जो व्यक्ति हो, उसके घटनाएं के पीछे उसके सफलता के पीछे कुछ न कुछ घटनाएं अवश्य घटित होती है जो उस व्यक्ति की प्रमुखता की ओर ले जाया जाता है। नेक्स्ट ऐसा था व्यक्तित्व। उसका व्यक्तित्व कैसा था, उसका भाव कैसा था, उससे बोलने की शैली क्या थी, ठीक। ये आता है उसके व्यक्तित्व के अंदर। उसका शारीरिक बनावट कैसा था, उसका पारिवारिक उद्देश्य क्या था, ये था व्यक्तित्व। नेक्स्ट में कृतित्व। कृतित्व मतलब रचनाएं। उन्होंने और कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उन्होंने और किन किन टॉपिक पर चर्चा किया, ठीक। तो होता कृतित्व माने रचनाएं, उन्होंने किन किन रचनाओं का निर्माण किया। नेक्स्ट है भाषा। उनकी भाषा कैसी थी, ठीक। भाषा ओजपूर्ण थी, प्रभावपूर्ण था, तेजपूर्ण था, ये था भाषा। भाषा शैली सबकी अलग अलग शैली है। किसी की विचारात्मक शैली होती है, किसी संज्ञात्मक शैली होती है, तो सबकी अलग अलग भाषा शैली होती है। नेक्स्ट है साहित्य में स्थान। वास्तव में अगर वो चीज़ किया उसका साहित्य में क्या स्थान होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती है किसमें? कवियन, लेखक और परिचय में। इन 11 चीज़ों का प्रमुख रूप से अध्ययन कराया जाता है। हमने एक एक विषय पर अच्छे से अध्ययन कर लिया। अब आपको याद करना क्या है, समझिए, समझ पड़ी। पहला जन्म स्थान, उसका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ, किस सन में हुआ, किस तारीख हुआ, किस महीने में हुआ, किस पक्ष में हुआ, ठीक। उसके बाद मृत्यु कब हुई, उसका पारिवारिक परिचय क्या था, शिक्षा दीक्षा कहाँ से पढ़ा लिखा हुआ था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक। नेक्स्ट है व्यवसाय। उसका व्यवसाय क्या था, क्या शुरू में उसका व्यवसाय यही था। जीवन की प्रमुख घटनाएं, उसका कौन कौन सी घटनाएं होती है। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी
कविता लीजिए, कहानीकार लीजिए। एक है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब हम एक एक कवियों का परिचय बतलाते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन कराते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ले लीजिए, सब लोग जानते हैं निराला के बारे में। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के थे। सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसको उपाधि दी गई थी, किसकी उपाधि दी गई थी? निराला की। तो याद रखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है कि निराला की उपाधि किसे दिया गया था, तो निराला की उपाधि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दिया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं, आप लोग जानते भी हैं, जैसे तुलसीदास हो गया, अनामिका हो गया, और एक प्रसिद्ध है वह तोड़ती पत्थर। मैंने उसको देखा इलाहाबाद के पथ पर, यही अपने इलाहाबाद की घटना है, इलाहाबाद के रहने वाले भी थे। ठीक, चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 में बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। ठीक, तो जन्म स्थान क्या हुआ, कहाँ हुआ था? बंगाल के मेदिनीपुर गांव में। तो ये जन्म स्थान हुआ, और जन्म कब हुआ था? 1897 में। और इनके पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के निवासी थे। मेदिनीपुर महिषादल के हुआ था। इनके पिता कहाँ के निवासी थे? उत्तर प्रदेश के एक जिला है, उन्नाव जिला के निवासी थे। ठीक, तो इनका निवास स्थान कहाँ था? उत्तर प्रदेश से किस जिले में? उन्नाव जिले में। वास्तव में जन्म कहाँ हुआ था? मेदिनीपुर। मेदिनीपुर कहाँ पड़ता है? बंगाल के मेदिनीपुर। किस गांव में हुआ था? महिषादल नामक गांव में हुआ था। तो जन्म स्थान किस प्रदेश में हुआ था? बंगाल प्रदेश में हुआ था। किस जिले में हुआ था? मेदिनीपुर जिले में हुआ था। और किस गांव में हुआ था? महिषादल नामक गांव में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1897 में। देख लीजिए इनके बारे में। जन्म स्थान बंगाल के मेदिनीपुर महिषादल। ये क्या हो गया? ये हो गया इनका जन्म स्थान। ठीक, अब जन्म कब हुआ था इनका? 1897 में। ठीक, कहाँ हुआ था? यहाँ। अब इनके पिता कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान कहाँ था? हो गया। पिताजी कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले थे। निराला बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। भाई निराला बचपन से ही काफी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। बहुमुखी मतलब ये हर क्षेत्र में निपुण थे। इन्होंने गद्य और काव्य में इनकी रुचि थी। कहाँ रुचि थी? गद्य और पद्य में, यानी कहानी भी करते थे और कविताएं भी करते थे। इन्होंने अनेक कहानियां लिखी, निबंध लिखे, आलोचनात्मक कहानी लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं थी परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ते। देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण है कृतित्व। व्यवसाय क्या था इनका? मान लीजिए यही। इनकी कृतित्व क्या थी? व्यक्तित्व एवं कृतित्व। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उपाधि इनकी निराला थी। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान बंगाल के मेदिनीपुर के महिषादल नामक गांव में हुआ था। जन्म कब हुआ? जन्म 1897 में हुआ था। मृत्यु कब हुई? 1961 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1897 में। ये चीज़ देखिए, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हमने आपके सामने रखा हुआ है। ये आपको याद करने एग्जाम में पूछते हैं। कभी कभी पूछता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी के निराला का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में कि बिहार में कि मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश?
तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में, बंगाल में हुआ था। इनके पिता कहाँ के निवासी थे? उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश, बिहार की, राजस्थान। तो इनके पिता उत्तर प्रदेश के निवासी थे। कभी कभी और कठिन पूछता है, तो इनके पिता उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवासी थे? उन्नाव कि कानपुर कि लखनऊ कि प्रयागराज? तो इन चीज़ों को आपको याद करना है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के। किस जिले में हुआ था? मेदिनीपुर जिले में। किस गांव में हुआ था? महितल। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत कठिन होते हैं, बहुत सरल होते हैं, छोटी छोटी बातों को पूछ लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1897 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1961 में। तो जन्म 1897, मृत्यु 1961। 3-4 बार अच्छे समझ कर याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे हमने भी कहा कि इनका जन्म बंगाल के, जन्म कहाँ हुआ था, तो चिंतन कीजिए आप, तो ऑटोमेटिक याद। एक बार पढ़िए, समझ कर पढ़िए, फिर उसके बाद चिंतन करेंगे तो मस्तिष्क में प्रक्रिया विज्ञान मतलब समाहित हो जाएगी इसमें। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के। किस जिले में? मेदिनीपुर जिले में। किस गांव में? महितल नामक गांव में। इनका पिताजी का निवास स्थान कहाँ था? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? उन्नाव जिले की। इनका जन्म कब हुआ था? 1897 में। मृत्यु कब हुई थी? 1961 में। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी? ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है और हर एग्जाम में आप टेट देंगे, सुपर टेट देंगे, जो भी एग्जाम देंगे, कोई भी कंपटीशन देंगे, तो मैक्सिमम सूर्यकांत त्रिपाठी के निराला का एक रचनाओं का नाम जरूर पूछ लेता है। तो आइए इनको याद करते हैं। क्या था? परमिल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ती, राम की शक्ति पूजा इत्यादि। ये सबसे महत्वपूर्ण रचना है। आज हम आपको याद कराएंगे। पहला था, कैसे याद करेंगे? देखिए, 3 याद करिए। परमिल, गीतिका, अनामिका। परमिल, गीतिका, अनामिका। पहला क्या था? परमिल। देखिए, कंठस्थ करिए और समझ कर पढ़िए। अभी हमने आपको बताया था पिछली कक्षाओं में, समझ कर पढ़ना, उसके अंदर चिंतन करना, आत्मसात करना। तो पहला क्या था? परमिल। दूसरा क्या था? गीतिका। तीसरा क्या था? अनामिका। परमिल, गीतिका, अनामिका। ठीक, परगत अन, परगिल, परमिल, गीतिका, अनामिका। परमिल, गीतिका, अनामिका। उसके बाद तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ती। तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ती। तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। किसकी रचनाएं हैं? हम सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला। कौन कौन से? तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। निराला की रचनाएं कौन सी थी? परमिल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। ठीक, तो इतनी चीज याद हो गई। हमने कौन कौन से आपको कंठ दिया? पहला परमिल, दूसरा गीतिका, तीसरा अनामिका, चौथा तुलसीदास, पांचवा कुकुरमुत्ता, छठवां नए पत्ते। ठीक, अब देखते हैं 7वां, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन घुमाता बहुत है। जैसे अगर आपको नहीं मालूम तो पूछ लिया तुलसीदास के लेखक कौन हैं, तो उसमें दे देगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, मुंशी प्रेमचंद, केदारनाथ, हरिवंश राय बच्चन की, सुमित्रा नंदन पंत। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार फिर पढ़ लीजिए और इसको कंठस्थ कर लीजिए। हम आपको चैलेंज नहीं बल्कि गारंटी देते हैं कि इनका क्वेश्चन मैक्सिमम हर एग्जाम में पूछ लेता है। तो कौन कौन से हैं? परमिल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और राम की शक्ति पूजा। ठीक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए, हम फिर यहाँ पढ़ते हैं, राम की शक्ति पूजा, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, ठीक, अनामिका, गीतिका और परमिल। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। तुलसीदास किसकी रचना है? तो तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो इन सब चीज़ों को आप याद कर लीजिए। कृतित्व हो गया, व्यक्तित्व हो गया, जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया। अब हम बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने प्रकृति। नेक्स्ट कवि हम बात करते हैं, अगले कवि की बात करते हैं, सुमित्रा नंदन पंत, जो बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं।
बहुत ही प्रचलित व्यक्ति है। कौन ऐसा व्यक्ति जो न हो जो सुमित्रानंदन पंत के बारे में जानता हो। एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। नाम से स्पष्ट जैसे कि महिला लेकिन ये पुरुष हैं। कभी कभी पूछता है कि ये क्या थे, पुरुष थे कि महिला। तो सुमित्रानंदन पंत जो पंत जी थे वो पुरुष थे। तो इन्हें क्या उपाधि दिया गया था, प्रकृति के सुकुमार कवि। क्यों कहा गया था? क्योंकि इन्होंने प्रकृति की जितनी भी चीज़ें थे अपने रचनाओं में प्रकृति का बहुत सी रचनाओं का वर्णन इन्होंने किया है। तो एग्जाम में बहुत पूछता है, कंफ्यूजन भी करता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत के सुकृत पाठी निराला कि महादेवी वर्मा। दो में बहुत कंफ्यूजन होता है, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। तो प्रकृति के सुकुमार जो कवि है वो सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। ठीक, अब उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। यानी 20 मई सन 1900 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा के निकट। अल्मोड़ा कहाँ इस समय है? उत्तराखंड में। उस समय कहा था उत्तर प्रदेश में ही था। अल्मोड़ा के निकट कसौनी नामक गांव में हुआ था। तो याद रखिए, इनकी एक एक चीज़ याद रखते चलिए और रटते चलिए, समझते चलिए, समझ कर पढ़िए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा के कसौनी नामक गांव में था। कब हुआ था? 20 मई 1900 में, 20 मई सन 1900 के। इनको किसकी उपाधि दी गई? तो इनकी प्रकृति के सुकुमार कवि की उपाधि दी गई थी। इनका मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ था। यानी कितने वर्ष तक जिए? लमसम 77 वर्ष तक इन्होंने इस जीवन पर रहे। उसके बाद क्या हुआ? 29 दिसंबर 1977 को उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। ठीक, जाने से पहले उन्होंने क्या क्या किया देखिए। बचपन का नाम गुसाई दत्त पंत था। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि सुमित्रानंदन पंत के बचपन पर क्या नाम था। तो सुमित्रानंदन पंत का बचपन में नाम गुसाई दत्त पंत था। ठीक, इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम पंडित गंगा दत्त पंत थे। ये चाय के प्रबंधक थे। इन्होंने किसके व्यवसाय किया था? इनके पिताजी ने चाय का व्यवसाय किया था। ठीक, और चिदंबरा आप लोगों को नाम सुना होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1 नंबर क्वेश्चन ध्यान सुनिए, बहुत ही पूछता है कि साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कभी कभी कहा था ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके अंतर्गत दिया जाता है? तो साहित्य के अंतर्गत दिया जाता था। उस समय कितने लाख रुपए का था? 1 लाख रुपए का। इस समय 7 लाख रुपए हो गया। उस समय बहुत मायने रखता अपने आप को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करना। बहुत से कवि ऐसे हैं जिन्होंने अपने मन में ख्वाब पाले थे हमको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और नहीं प्राप्त कर सके और पंचतत्व में विलीन भी हो गए। लेकिन चिदंबरा क्या है? ये काव्य संकलन है। किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की है। इस पर किसको पुरस्कार मिला था? इस पर सुमित्रानंदन पंत को मिला था। कितना पुरस्कार राशि? 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि। तो कभी कभी कहता है कि सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना है जिस पर इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था? तो इन रचनाएं देखिए, सही रचनाएं हैं। इन रचनाओं में एक रचना है चिदंबरा। लास्ट में देखिए लिखा हुआ है चिदंबरा। चिदंबरा एक ऐसी रचना है जिस पर सुमित्रानंदन पंत को 1 लाख रुपए का कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। याद रखिए, कौन सा पुरस्कार था? ज्ञानपीठ पुरस्कार था। किसको मिला था? सुमित्रानंदन पंत की किस रचना मिला था? चिदंबरा। चिदंबरा क्या है? काव्यों का संकलन है, जिसे क्या कहा गया? चिदंबरा। चलिए इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी देख लीजिए। वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथ, युगांत, युगवाड़ी, गाम्या, उत्तरा, लोकायतन, पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम यानी पुरुषोत्तम राम, शिल्पी और चिदंबरा। पल्लव, ग्रंथ, ठीक, गुंजन और पल्लव, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथ, युगांत या युगांतर कहिए, युगवाड़ी और पुरुषोत्तम राम, शिल्पी और चिदंबरा। देखिए अभी 2 प्रचलित
व्यक्तियों का नाम देखने को मिला। अभी मिला था तुलसीदास। तुलसीदास किसकी रचना थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पुरुषोत्तम राम किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत। तो इन चीज़ों को याद करते चलिए। आपको एग्जाम में बहुत पूछता है पुरुषोत्तम राम किसकी रचना है, खासकर पर बीड़ा, पल्लव, गणंजन, युगांतर, युगवाड़ी और चिदंबरा। ठीक, ये मैक्सिमम पूछता है ग्रंथ। तो देखिए बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथ, युगांतर, युगवाड़ी, गाम्या, उत्तरा, लोकायतन, पुरुषोत्तम राम, शिल्पी और चिदंबरा, ये प्रमुख रचनाएं किसकी है? प्रकृत के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक, तो मृत्यु कब हुआ था? 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को ये पंच तत्व में विलीन हो गए, यानी परलोकवासी हो गए, अपने देह को छोड़कर दूसरे देश में चले गए, यानी पंच तत्व में सम्मिलित हो गए। ठीक, अब इनकी शिक्षा दीक्षा 1921 ईस्वी में जब महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, 1919 का शुरुआत हुई थी असहयोग आंदोलन का, तो उन्होंने 1921 ईस्वी में, देखिए 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और वहीं पर शिक्षा दीक्षा अपना सब छोड़ दिए। तो कभी कभी पूछता है कि सुमित्रानंदन पंत असहयोग आंदोलन में किस सन में शामिल हुए थे? तो सुमित्रानंदन पंत असहयोग आंदोलन में 1921 ईस्वी में शामिल हुए थे और उसी समय इन्होंने अपना सब कुछ शिक्षा दीक्षा छोड़ दिया था। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसको एक बार देखिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए। खासकर पर 2-3 चीज़ इनको पूछता है जो मैक्सिमम कॉमन मान लीजिए। प्रकृत के सुकुमार कवि, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार और वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथ इत्यादि इनकी रचनाओं के बारे में बहुत पूछता है। आप डीलेड में आप कम से कम 8, 5 या 7 या 10 लोगों का अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। उसमें से एक लोग आता है कि इनके बारे में लिखिए। यही जो जन्म स्थान से लेकर साहित्य में स्थान तक सारी छोटी छोटी 1-2 नंबर का आते हैं, आधे पेज आपको लिखने होते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए कई सूर्यकांत त्रिपाठी के जीवन व्यक्तित्व के बारे में लिखिए, तो यही सारी चीज़ उनको लिखना होता है। उनका जन्म स्थान, उनका व्यक्तित्व, इनकी कृतियाँ, उनके खास उपलब्धियाँ, साहित्य में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में मैक्सिमम पूछता है। अब अगली रचनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद, साहित्य के सम्राट, जिनका सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है वो है जयशंकर प्रसाद, जिन्हें मानववादी कवि कहा जाता है, मानवतावादी कवि भी कहा जाता है। कलाधर कवि, कलाधर कवि क्यों कहा जाता है इनको? इनको उपाधि दी गई है किस चीज़ की? कलाधर कवि। कलाधर कवि मतलब कला को धारण करने वाले। ये जो जिस क्षेत्र में जाते थे उसी के क्षेत्र को ग्रहण कर लेते थे। ये प्रतिभावान कवि मान लीजिए, प्रतिभा के धनी कवि कहे जाते हैं। ये प्रमुखी प्रतिभा के धनी कवि माननीय जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और ये प्रसाद जी का प्रारंभिक जीवन बहुत ही अभाव में गुजरा था। प्रभाव जी का जो प्रारंभिक जीवन था बहुत ही अभाव में गुजरा और उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा घर पर ही प्राप्त की। घर पर ही रहकर उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि साहित्यों का उन्होंने भरपूर अध्ययन किया और उस पर निपुण भी हुए। ठीक, इन्होंने भाषाओं का व्यापक ज्ञान प्राप्त किया। किन किन चीज़ों का? हिंदी का, उर्दू का, अंग्रेजी का, फारसी का, संस्कृत का, इन्होंने बहुत ही स्पष्ट ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद इन्होंने कई क्षेत्रों में, जैसे काव्य हुए, काव्य में भी कई काव्यों की रचना की, उपन्यास में इन्होंने कई उपन्यासों की रचना किया, निबंध में भी। आधुनिक युग की सर्वश्रेष्ठ रचना, सबसे ज़्यादा इनकी रचना प्रसिद्ध हुई थी कौन?
आधुनिक युग की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है कामायनी। कामायनी क्या है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। कामायनी क्या है? कामायनी महाकाव्य है। महाकाव्य किसकी रचना है, या कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद के। कामायनी क्या है, काव्य है कि महाकाव्य है, क्या है? नाटक है। तो कामायनी क्या है? कामायनी महाकाव्य। किसने की रचना है? कामायनी जो है आधुनिक युग की सबसे रचना मानी जाती है और जयशंकर प्रसाद की। इसके अंतर उन्होंने करुणालय, झरना, आंसू, प्रेम पथिक, लहर, महाराणा प्रताप। ठीक, अब देखिए ये इनकी रचनाओं के नाम में देख लीजिए। झरना काव्य है, ये सब काव्य रचनाएं। झरना, आंसू, प्रेम पथिक, लहर, महाराणा का महत्व, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध काव्य की रचनाएं हैं। तितली और इरावती बहुत पूछता है, तितली किसकी रचना है? तो तितली किसकी रचना है? तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। तितली वास्तव में है क्या? तितली उपन्यास है। ठीक, कहानी निबंध क्या है? आकाशदीप, आधी, छाया, इंद्रजाल, ये इनकी क्या है? कहानी है और निबंध की रचनाएं हैं। तो जयशंकर प्रसाद की ये सभी प्रमुख रचनाएं हैं। और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही नाम कमाया है। छोटी सी उम्र में 1889 में जन्म हुआ था, 1937 में इनका मृत्यु हो गया था। यानी 48 साल की अवस्था में कितने वर्ष जिए? 48 साल में। और इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था? काफ़ी संघर्षमय पूर्ण था। इन्होंने ज़्यादातर शिक्षा अपने घर में लिया। क्यों लिया? क्योंकि मान लीजिए गरीब थे, संघर्षपूर्ण थे, कॉलेज में नाम नहीं लिखा पाए होंगे, उतना पैसा नहीं इकट्ठे कर पाए होंगे, इसलिए उन्होंने घर पर ही रहकर विभिन्न साहित्यों का, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे फारसी हो, चाहे उर्दू हो, उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया। और बल्कि ज्ञान ही प्राप्त नहीं किए, उस साहित्य में माहिर भी हुए। ठीक, तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहा जाता है कलाधर की उपाधि किसे दिया गया है? तो कलाधर की उपाधि जयशंकर प्रसाद को दिया गया है। जयशंकर प्रसाद किस लिए प्रसिद्ध हुए? उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन थी? तो उनके सबसे प्रसिद्ध रचना है कामायनी महाकाव्य है। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक, तो ये सब चीज़ देख लीजिए एक बार फिर से। जयशंकर प्रसाद के बारे में जान लीजिए। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इनका जीवन जो था काफ़ी संघर्षमय पूर्ण था। इन्होंने घर पर ही रहकर शिक्षा ग्रहण की और इन निबंधों की रचना की है। काव्य की रचना की, उपन्यास की रचना की और निबंध की रचना की। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। सब लोग जानते हैं, इनकी रचनाएं भी पढ़े हैं। मधुशाला आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा। और इन्होंने समाज के प्रति दिखाया भी कि मधुशाला, मधुशाला कहते किसे हैं? मधुशाला मतलब होता है मधु, और शाला मतलब होता है घर। मधु क्या होता है? जिसे शराब कहते हैं। मसाला पीने से क्या क्या होता है? मसाला पीने से व्यक्ति की प्रकृति क्या हो जाती है? जो एक मधुशाला वाला वो जानते भी है, नहीं जानते होंगे वो। अगर हरिवंश राय बच्चन की पढ़ेंगे तो उनको खुद ही मालूम हो जाएगा कि वास्तव में मधुशाला पीने से व्यक्ति क्या अनुभव करता है। वो उनके इनमें अच्छे से दिखाई देता है। तो हम याद करते हैं किसको? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिता के नाम से भी प्रसिद्ध डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907, अपने ही जिले के रहने वाले थे। 27 दिसंबर सन 1907 को कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। इस समय क्या हो गया है? प्रयागराज। ठीक, इलाहाबाद इस समय हो गया है प्रयागराज।
तो प्रयागराज में हुआ था। किसका? हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। इनकी आत्मकथा है, सबसे प्रसिद्ध आत्मकथा है, और इसको रट लीजिए। आत्मकथा, आत्मकथा मतलब जो लोगों द्वारा कथा कही जाए, जो व्यक्ति स्वयं अपनी कथा का, आत्मकथा स्वयं अपनी कथा कहे, वही आत्मकथा। क्या है इनकी आत्मकथा? क्या भूलूं, क्या याद करूं, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण आत्मकथा है, और इसके लिए प्रसिद्ध भी है। क्या भूलूं, क्या याद करूं, एक प्रमुख रचना है। इसके अंतर्गत इन्होंने और प्रसिद्ध रचना क्या है? मधुशाला, ठीक, मधुशाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण, एकांत संगीत एवं सतरंगी है। इनका स्वर्गवास कहाँ हुआ था? इनका स्वर्गवास 18 जनवरी सन 2003 मुंबई में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुआ था 18 जनवरी सन, कहाँ हुआ था? माया नगरी। माया नगरी कहाँ कहा जाता है? माया नगरी कहा जाता है बम्बई में, ठीक। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 18 जनवरी 2003। किनके पिता हैं ये? अमिताभ बच्चन। 18 जनवरी 2003। इसमें आपको याद क्या करना है? आपको इनकी आत्मकथा को याद करना है कि क्या भूलूं, क्या याद करूं। किसकी रचना है ये? क्या भूलूं, क्या याद करूं आत्मकथा है, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ठीक। उसके बाद है मधुशाला। कुमार विश्वास ने बहुत अच्छे तरीके से इसको गाया भी है कि मधुशाला महोत्सव होता क्या है। तो किसकी मधुशाला रचना है? तो मधुशाला रचना जो है हरिवंश राय बच्चन की है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना हम बार बार कह रहे हैं आत्मकथा। क्या भूलूं या क्या याद करूं किसकी रचना है? तो क्या भूलूं, क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्या है? कथा है, कहानी है, आत्मकथा है, एक उपन्यास है। ये क्या है? आत्मकथा है, ठीक। तो हरिवंश राय बच्चन की कहानी मधुशाला हो गया, कलश हो गया, और क्या भूलूं, क्या याद करूं सतरंगी हो गई। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निशा, निमंत्रण, एकांत संगीत, इनकी रचना देख लीजिए। रचना के बारे में कि इनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखिए, हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना, इनकी प्रमुख काव्य रचना ये है मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण ये मधुशाला से ही संबंधित है। इनसे बहुत अनुभव था कि मधुशाला पीने से क्या होता है। हमें लगता है यहाँ तक जब तक व्यक्ति को उस चीज़ का अनुभव न उतना वर्णन नहीं कर पाएगा। तो मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और सतरंगड़ी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी, काव्य रचना। और आत्मकथा क्या थी? क्या भूलूं, क्या याद करूं, ये सबसे महत्वपूर्ण रचना है हरिवंश राय बच्चन की, और इसी से ही इनको ज़्यादा ख्याति प्राप्ति हुई थी। तो आज प्रमुख कवियों के बारे में हमने आप 5-6 बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे चर्चा करेंगे, और भी जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गए, सम्राट, ठीक। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।